जय हिंद। ये वीडियो जो होगा बीपीएससी 3.0 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने सोचा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी जो फिलहाल 3.0 जो 15 मार्च को एग्जाम हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को जो है डिटेल में कर ले। अभी टाइम बढ़ी है अगर, तो उसको सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कर लेते हैं। वैसे इन प्रश्नों पे जो है डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी डली है। जो क्वेश्चंस आए थे उनके टॉपिक और उनके एमसीक्यू किया गया है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर देखिए प्रीवियस वीडियो। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके एमसीक्यू और सब्जेक्टिव जो है करवा दिया है। तो चलिए आज का वीडियो जो है बीपीएससी 3.0 1 to 5 वाला पेपर जो है आया था उसका वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मैथ्स का क्वेश्चन ये था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम डेफिनेशन बताएंगे आपको। पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28। तो ये कैसे 28 आया आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वही होती है जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, कौन कौन से, एक तो वो स्वयं हो जाएगा जो अंक दिया होगा, और एक हो जाएगा आपका एक, क्योंकि एक से आप किसी भी अंक को कटाना चाहो तो वो कट जाता है। जैसे एग्जांपल में चलिए इसको 7 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 को लेंगे तो ये किससे किससे कट सकता है। ये जो है आपका एक से कटाओगे तो नहीं कटेगा, क्या कटेगा, जैसे कि एक कितने मरते में कट जाएगा, ये 7 मरते में कटेगा, यानी कि एक एक इसका गुणनखंड हो गया। दूसरा हम 7 को चाहे तो 7 से कटा सकते हैं जो स्वयं है वो। तो 7 से कितने मरते में कट गया, एक मरते में कट गया। तो आपने देखा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, वही ना गुणनखंड होते हैं जो किसी भी अंक को जिससे कटाया जाए तो वो कट जाए, तो वो उनके गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 7 और 1 आप देखेंगे इसके क्या हो गए, 7 के जो है दो गुणनखंड हो गए, 1 और 7। तो ये अभाज्य संख्याएं जो वही होती हैं जिनकी सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। उसके बाद एक चीज और आप बात याद रखेंगे कि दो जो है आपका सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो जो है एकमात्र ऐसा संख्या है जो केवल एक अकेला ही है दो, जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये दो अगर पूछा जाए एकमात्र कौन सा अंक है जो सम अभाज्य संख्या होता है, सम भी है और अभाज्य भी है, ये है दो। तो देखिए जितने भी आप देख रहे होंगे सम अभाज्य संख्या अपवाद क्यों बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं ना, वो आप अक्सर देखेंगे वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे विषम संख्याएं जो है आपके अभाज्य संख्या हो, लेकिन जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल में 117 ले लो। ठीक है, तो ये विषम संख्या है। ये तो दिख रहा है ना आपको कि ये विषम संख्या है। जो दो से कटते हैं वो सम संख्याएं होती हैं, जो दो से नहीं कटते हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 117 को अगर कटाना चाहो तो आप 13 से भी कटाओगे तो ये कट जाएगा, 13 नवा 117। तो ये एक 9 आ गया, इसका आपका 13 आ गया एक गुणनखंड। ठीक है, अब देखोगे 17 117 को आप 9 से कटाओगे तो ये फिर कट जाएगा कितने मरते में, 13 मरते में, यानी कि 13 और 9 इसके दो गुणनखंड हो गए। तो क्या ये अभाज्य संख्याएं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक तो 9 13 और 1 होता ही है सब में कॉमन। तो इस 117 का जो गुणनखंड है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या अभाज्य संख्या होगा, तो नहीं होगा। लेकिन क्या ये विषम संख्या है, तो बिल्कुल है, 117 विषम संख्या होता है। तो यही चीज याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याएं जो है आपको अक्सर क्या दिखेंगी, विषम संख्याएं दिखेंगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सी होती है, दो होती है। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया था प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, तो आप एक को लेके स्टार्ट कर दो तो वो गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी दो होती है। ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आप बना पाओगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 29 23 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं लगातार। तो आपको बताना था सिर्फ प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करोगे ना 2 3 5 7 11 को, तो आपका आ जाएगा आंसर 28। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग अभाज्य संख्याएं का जब भी आए आपको इस तरह से क्वेश्चंस तो आपको बना लेना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते ही है। एक इसी टाइप में क्वेश्चंस में ये आता है, जैसे बार बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका जैसे 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये ना रट्टा ही मार लीजिए आप लोग। इतना देर लिखोगे बैठ के, उससे अच्छा है कि 1 से 50 जो होता है आपका अभाज्य संख्याओं की, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका नंबर ऑफ कितना होता है, ये होता है आपका 15। ठीक है, 1 से 50 कितना हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि 1 से लेके 50 तक आप गिनती लिखोगे ना, तो उसमें जैसे ये 2 3 5 7 11 आया था ना, आगे बढ़ोगे 13 17, तो ऐसे गिनते में अभाज्य संख्याएं जो है 15 आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 50 से आप 100 तक जाओगे, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं यहीं पे आप लोग रट्टा मार लो, मेरे ख्याल से वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। 50 से 100 लेगोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, 10 अभाज्य संख्याएं होती है, यानी नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं जो है आपकी कितनी हो जाएंगी, 10। ठीक है, याद रखिएगा 50 से 100। अगर अब
अब आपने ये देख लिया कि 1 से 50 तक में 15 पाई जानी है, 50 से लेके 100 तक में आपकी 10 पाई जा रही है। तो वही अगर क्वेश्चन बन जाए 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, सभी में आते हैं, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 इवन बीपीएससी आयोग सब में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। ये जो अनुपात वाला है ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दिया है, तीन संख्याएं जो है उनका रेशियो जो है यानी कि अनुपात जो है 3 4 5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, उनका एलसीएम कितना दिया है, 2400 दिया है, और पूछ क्या रहा है, एचसीएफ। तो इसके लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता ही है, आप लोगों को सभी को पता होगा। जैसे कि आप देखेंगे एचसीएफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे एचसीएफ ही ज्ञात करना था, इसलिए डायरेक्ट हम एचसीएफ बराबर ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बटा अनुपातों का, जो संख्याओं का अनुपात दिया रहता है ना, उस अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो अब इस फॉर्मूले पे आप बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 पचे 60, यानी कि ये 60 हो जाएगा गुना करने पे, यानी कि इस अनुपात के गुणनफल की जगह पे आपको 60 बैठाना है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि कितना आ गया, एचसीएफ जो है आपका 40 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, इस टाइप का अगर ये भी नहीं फॉर्मूला याद रहे तब भी आपको समझ में तो आएगा ही ना कि एलसीएम पहले कहते किसे हैं, ये तो सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए 40 और 80 का हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है 80 और ये दिया है आपका 40, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखा जाता है कि सबसे छोटी अंक से कौन से ये कट रहा है। तो आपका सबसे छोटी अंक देखेंगे हम 2, तो आप दिख रहा होगा कि 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अगर इन जो आपका इसमें जो भी अंक दिए हो ना, तो एक भी अगर कट रहा है ना तो आपको लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो दोनों कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। फिर क्या 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। फिर क्या कट रहा है तो 2 से 10 में कटेगा, ये 5 से कटेगा। फिर 2 से कट रहा है क्या, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 10 जो है 2 से कट रहा है तो हम लेंगे। ठीक है, तो 5 और ये 5 जो नहीं कटेगा ना उसको एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही अंक में क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, मतलब नीचे उसका सेम कॉपी कर देंगे। अब इसको देखिए, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब क्रम में ही जाना है, सबसे छोटे से बड़े फिर ऐसे जाना है, एक बैग जाके 5 पे नहीं चले जाना है। अब 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से कट रहा है तो 5 से कितने मरतबे कटेगा, 1 से कट गया, तो अब यहाँ पे एंड होता है। अब क्या करेंगे, इन जो ये जो अंक आए हैं ना इनका गुना कर दिया जाता है, वही जो है आपका एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यानी कि 40 और 80 का जो है आपका क्या आ गया, एलसीएम जो है पूछा जाए कितना है तो 80 है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो गया आपका 80। तो ऐसे निकालते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने भी आना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें हम किसको ले लेते हैं, 80 और इसका तो हमने क्या किया, ले लिया आपका एलसीएम। चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम किसी का, जैसे कि ले लीजिए 45 और 60 ले लेते हैं, ऐसा मतलब अंक ले लेते हैं 45, तो जो थोड़ा बड़ा छोटा भी हो, तो 45 और 60 ले लिया हमने। अब क्या करना है ना, जब एचसीएफ निकालना हो ना आपको, तो क्या कीजिए कि जो छोटा रहता है ना उसको ऐसे ले लीजिए, 45 इधर ले लिए, और इसको क्या कीजिए मोड में, मतलब ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, उसके बाद 60 बड़ा वाला जो है ना इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो 60 को कटाना होगा तो 45 दूना कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 45 एकम लेंगे, तो 45 एकम लिए तो इतना आ गया। अब ये घटाएंगे तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, बचेगा 15, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 बचा ना, अब क्या करना है, इस 45 वाले को यहाँ लेके आना है। ठीक है, अब ये 45 जो है कितने मरते में कटेगा, तो 15 45 कट जाएगा, और जहां आपका है ना एंड हो जाए, ठीक है, जहां ये कट कट के निशान आ जाए आपको एंड हो जाता है, तो जो लास्ट वाला से भाग दिए होंगे ना आप, वही जो है एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 45 और 60 का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होगा, 15। ठीक है, लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, यही होता है। तो एचसीएफ भी निकालना यहाँ सीख गए होंगे। अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिए, जैसे 8 और 4 है, तो इसका एचसीएफ निकालने को बोल रहा है कोई, तो अगर आपको वो विधि नहीं समझ आई तो 4 का गुणनखंड क्या-क्या हो सकता है, यानी किससे-किससे ये कट सकता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। उसके बाद आप देखो 8 को, 8 कितने-कितने से कटेगा, तो 8 जो है आपका 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से, 6 से, 7 से, 8 से कटेगा। ठीक है,
अब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो आपका गुणनखंड होगा उसी को लिया जाता है एचसीएफ में। तो देखिए एक भी मिल रहा है, इसमें कॉमन हो गया, दो भी कॉमन है, चार भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, तो चार है। तो आपका जो एचसीएफ हो गया 8 और 4 का, वो कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 8 और 4 में यानी कि 8 और 4 में कौन सा एचसीएफ हो गया, 4। ठीक है, और अगर उस विधि से इसको निकालना चाहे आप इजी विधि में, जैसे 8 और आप चेक क्रॉस चेक कर लीजिए, जैसे 8 और 4 है तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला को पहले इधर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, 8 को जो है बड़े वाले संख्या को अंदर लेते हैं ऐसे, फिर हम भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 आपका कट जाएगा यहीं पे। यहीं पे जब एंड हो गया, जब यहीं पे आपका एंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी इसके साथ हम जिससे भाग किए थे जहां एंड आया था उसको ले लेते हैं। तो यानी 8 और 4 का जो एचसीएफ है, इसमें इस विधि से भी क्या निकल गया, 4। ठीक है, और एलसीएम निकालना बता ही दिया मैंने। चलिए अगला प्रश्न जो है, अब देखिए क्या था, एलसीएम और एचसीएफ आया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, वो तो मैंने विधि समझाई है। अब आपको एलसीएम कहते किसे हैं, तो देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 24। आप जब ऐसे 6 और 8 को जो विधि मैंने बताया उससे निकालोगे तो ऐसे ही होगा ना, फिर ये 2 से कटेगा, 3 वैसे ही उतर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही चीज मैंने पहले समझा दिया था आपको। उसके बाद 6 और 8 से एक साथ पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं में न्यूनतम लिया जाता है जो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, और एचसीएफ में क्या होता है, ग्रेटेस्ट लिया जाता है, यानी कि हाईएस्ट, यानी कि बड़ा वाला लिया जाता है, लघुत्तम वाला। ठीक है, लघुत्तम नहीं महत्तम वाला लिया जाता है आपका एचसीएफ में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अब एचसीएफ किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह अधिक संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो जैसे देखेंगे 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं में अधिकतम संख्या जो है आपकी 12 हो जाती है। अतः इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 12 हो गया। अब जो मैंने विधि बताई थी उस विधि से क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो देखिए 24 और 36 दिया है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 36, तो 36 को क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, और 24 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो 24 से जब गुना कीजिएगा तो एक मरते में ये कटेगा पहले, क्योंकि बड़ा नहीं लिया जाता है, भाग देने की विधि सबको आती होगी। तो अब ये क्या होगा, 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 12 यहाँ लिख देंगे और फिर ये 24 को जो है यहाँ लेके आएंगे, तो ये 24 आ गया। अब ये 12 दूना 24, यानी कि कट जा रहा है, यहाँ पे एंड होता है, तो जब भी एंड होता है तो जस्ट इसके ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 जो है आपका इसका 24 और 36 का जो है एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलिए गुणज किसे कहते हैं, अभी बार बार ये आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल, तो 4 का पहाड़ा सबको ही जानता है, तो 4 का मल्टीपल जितने भी अंक होंगे वो सारे उसके क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा। अगला है गुणनखंड, जो बार बार हम फैक्टर और गुणनखंड कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं की दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं, तो वो क्या है गुणनखंड, यही है। जैसे किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे आप देखो 36 का, तो 36 किस किस पहाड़े अंक से कट सकता है, तो 1 से कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से, अब जब लास्ट 36 तक आ जाएंगे तो यही होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, अब इसी गुणनखंड की विधि से भी मैंने कहा था ना एचसीएफ निकालने के लिए, तो मान लीजिए ये आपके सामने जैसे कि दिया है 36 और 45, इसका पूछा जाए आपसे कि एचसीएफ क्या होगा 36 और 45 का, तो एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया वो हो जाएगा, दूसरा आपने गुणनखंड यहाँ पे लिखा हुआ देखा है आपने, तो इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, सब और क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था और 1 मिल रहा था, लेकिन 9 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो इसका जो 36 और 45 है उसका आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ऐसे भी निकलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर अभाज्य संख्याएं पूछा है तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिनको हम लोग क्या, 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। वही आपको पूर्ण संख्या या होल नंबर पूछ दे तो वो क्या होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये जो है आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। वहीं आपसे पूछा जाए रेशनल या आपका क्या कहेंगे उसको, रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या शायद, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, और ये पी जो होता है इसको अंश कहते हैं,
ठीक है, और नीचे वाले को जो है हर कहते हैं। वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के अभी इसका काम पड़ेगा। अंश और हर आपको यही समझ आ जाना चाहिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है यानी कि ये पी ऊपर था तो ये अंश हो गया, और ये नीचे जो था उसको हर कहेंगे। ठीक है, तो ये हर हो जाता है। वैसे अगर नहीं याद आता हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी हर बिहार में जो है ये वर्ड फेमस है, ठीक है, हर, तो हर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है या माथे पे लेके चलाया जाता है? नहीं ना, नीचे चलाते हैं। तो नीचे वाला को जो होगा उसको हर कहेंगे, और ऊपर वाला जो होगा उसको अंश कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो है ना, आपको एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, चलिए इसी में महत्तम समय वो जो आपका एलसीएम था उसी में निकालने के लिए अगर आ जाता है तो एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि पहला फॉर्मूला हमने देख लिया था ना, वो कि अनुपात जो था 3 4 5 को हमने गुना किया था, फिर 2400 को 60 के से कटाया था, तो वही वाला इसमें क्या कीजिएगा, अब लघुत्तम समापवर्तक इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कि एक्स और वाई दो संख्याएं हैं इस तरह की, उसका लघुत्तम समापवर्तक m है तथा महत्तम समापवर्तक जो है n है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक को m लिखा हमने, लघुत्तम समापवर्तक को m लिखा, और महत्तम समापवर्तक को n लिखा हमने। ठीक है, तो फॉर्मूला छोटा करने के लिए ये जो है इंडिकेट कर दिया जाता है। नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये से याद करो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। अब ये फॉर्मूला है ना, आप एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं बीपीएससी के। मैथ्स जो है थोड़ा हल्का हल्का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल अभी ही यहीं पे रट्टा मार लेना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। अब जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या है कि दो संख्याएं हैं जिसका जो संख्याएं क्या है 36 और 54 है। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक जो है आपका दिया हुआ है 9। उसके बाद आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला जब हमें याद होगा तो हमें दो संख्याएं पता चल गई, यानी कि ये 36 हो गया और ये 54 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दे रहा है कि महत्तम समापवर्तक दिया है, तो महत्तम समापवर्तक की जगह n हो गया, 9 हो गया। अब पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ये x मान लेंगे हम। ठीक है, अब इस 9 को जो है आप इधर भेजोगे तो ये कटेगा, इससे 9 यहाँ पे आएगा ना 9, तो 9 छक 54 कट जाएगा। तो 36 इंटू 54 जो होगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बिठा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 216। ठीक है ना, इतना तो सबको इधर से लेफ्ट टू राइट से आपका लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भेजने तो आता होगा ना। जो भी इधर गुना में होता है ना, वो इधर जब आता है तो बटा में हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है आपका। जैसे कि यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल वो पहले से ही दे दिया है। जैसे हमने x और y जैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दिया था ना, तो वो क्या किया, पहले से ही यहाँ दे दिया है आपका 20,000। ठीक है, तो ये आपका काम जो है आसान कर दिया है। उसके बाद दिया है इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 800 दिया है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक की जगह हमने 800 लिख दिया, और एक्स वाई वाला की जगह पे 20,000 लिख दिया। अब ज्ञात क्या करना था, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। तो ऐसे लिख देंगे, ये मैंने समय बचाने के लिए सोचा कि लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दिख रहा है, बिठा देंगे। उसके बाद क्या होगा आपका 20,000 इधर जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो कितने मरते में कटेगा, 25 मरते में। ठीक है, ये जीरो से जीरो सबको कटाने आता ही होगा, और ये 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, ये 25 का जो है ना थोड़ा सा कुछ गुणनफल है जो याद रखा कीजिए, एग्जाम में टाइम बच जाता है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको आ जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात जैसे 5 6 अनुपात दिया है, यदि इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले पे आप बिठा दीजिएगा। मान लीजिएगा कि जैसे कि आपका पहला जो संख्या है वो 5x है तथा वो दूसरा जो है 6x है। ठीक है, तो 5x और 6x इंटू कर देंगे, और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक गुना कर देते हैं बराबर में, जैसा कि वो फॉर्मूला देखा ही था हमने। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद आपका 30x² बराबर 270 इंटू 9 आ जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये इसको कटा देंगे, इसके बाद ये 3 नवा 27 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 नवा 81, यानी कि ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। क्योंकि जो स्क्वायर होता है जब ये इधर जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजते हैं उसको स्क्वायर को, तो वो क्या हो जाता है, रूट में बदल जाता है ऐसा। तो आप चाहें तो x बराबर √21, ये मिटा देंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x बराबर √81 भी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाए, इसलिए x बराबर 9 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है,
तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछा था क्या? हाँ, यही पूछा था। तो आप क्या करेंगे, 5x अपने एज्यूम किया था कि पहली संख्या बराबर 5x, तो हम 5x x के हमारा 9 आ गया, तो 9 की जगह पुट कर देंगे बस 5x, यानी कि 5 9 45, और दूसरा क्या हो जाएगा, 6 9 54। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है ना पूछता है। अब ये जो है एक्स्ट्रा ऐसे ही याद रखने के लिए कि अगर पूछ दे बाय द वे, अभी एग्जाम में तो उतना नहीं आया है, फिर भी देख लीजिए। जैसे कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ दे, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो लिख लिए उसके बराबर। और यहाँ पे भी लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ पे भी लघुत्तम समापवर्तक फॉर्मूला में है ही। और नीचे जब एलसीएम की बात होगी तो एचसीएफ तो कहीं जाएगा नहीं, तो नीचे क्या हो जाएगा, आपका हरों का महत्तम समापवर्तक। जैसे आपका ये भिन्न में दिया हुआ है, तो ऊपर वालों का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, और नीचे वालों का क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, और जो भी आएगा आपका वो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक आंसर हो जाएगा। वहीं आपको अगर यहीं पे सेम चीज पूछ दे, महत्तम समापवर्तक यहाँ पे चेंज कर दे, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक, और यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक लिख देंगे। फॉर्मूला एक ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, बाकी प्रोसेस जो है फॉर्मूला पुट करने का सेम ही होता है। तो वही चीज अभी आगे दिया है। अगर घातांक का पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जैसे घातांक किसे कहते हैं, जैसे 7 का जो है स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, घातांक हो गया 7 का 2, और 7 जो है आधार हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जो अपनी वो घातांक है इस टाइप का दिया हो, तो देखिए बेस अगर सबका सेम है, जैसे यहाँ पे 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 का पावर 7 ऐसे दिया, तो सब में 7 आ रहा है, बेस जो है समान दिख रहा है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक अगर पूछे, तो जो बड़ा वाला दिया हो ना उसको ले लीजिएगा, यानी कि 7 का पावर 10 जो है सबसे बड़ा है इसमें, तो ये लघुत्तम समापवर्तक, यानी पूछा छोटा है तो बड़ा वाला को चूज कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको देखिए माइनस, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देना चाहूंगी। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दे रहा है, तो इसमें क्यों आंसर हमने लिया यहाँ पे माइनस 5 का पावर -1 क्यों आंसर लिया, जबकि बड़ा को चुनना था। तो क्या ये बड़ा है, तो बिल्कुल ये बड़ा है, क्योंकि जैसे -1 है और यहाँ पे मान लीजिए -5 है, -5, ठीक है, ये आपका -5 है। तो इनमें जो हम देखना चाहें कि कौन बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, किसी ने 1 रुपए कर्ज लिए हैं और किसी ने 5 रुपए कर्ज लिए हैं, तो छोटा वाला कर्ज जो लिया है वो जल्दी चुकाएगा या ये जल्दी चुकाएगा, तो छोटा वाला, यानी कि छोटा वाला जो है बड़ा होता है, यानी कि इसको 1 रुपए की ही बस कमी थी, तो ये इससे तो अमीर था ना। तो इससे ध्यान रखिएगा कि ये जो है माइनस में अगर बात करते हैं अपन, तो छोटा वाला अंक जो होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, वैल्यू में जो है वो बड़ा हो जाता है। और वही अगर चीज आपको घातांक में पूछे और दोनों का जो आपने बेस अगर आधार सेम नहीं दिया है, जैसे ऊपर वाले में दिया था, तो क्या करना है, 20 में बस गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना लिख के, एचसीएफ ना लिख के, महत्तम समापवर्तक ना लिख के वो दे दिया जीसीडी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महत्तम समापवर्तक को जो ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीमीजर भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन मीजर भी कहते हैं इसको, यानी कि जीसीडी, जीसीएम में और एचसीएम तीनों से जो है आपको एचसीएफ को लिखा जाता है, इसी का जो है दूसरा नाम सब है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर, ये सब जो है एचसीएफ की ही बात कर रहा होगा। और ये तो अपने को पता ही है, हमने देख ही लिया महत्तम समापवर्तक में। ठीक है, अब वहां पे लघुत्तम समापवर्तक देखा था घातांक वाले में, अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक देख रहे हैं, तो सिंपल है, जब बेस सेम होगा तो उसमें हमने बड़े को चुना था, इसमें हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम छोटे वाले को चुनेंगे। जैसे कि इनमें हमको क्या छोटा है, 9 का पावर 2, ये छोटा है, तो इसी का यही जो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर माइनस में दिया होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे छोटे वाले को लेंगे। ठीक है, तो महत्तम पूछा है तो सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है कौन है इसमें, ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। और वही जब आपके आधार जो है सेम नहीं हो, तो जो भी ये महत्तम समापवर्तक में जब भी देखिएगा कि उनका आधार जो है सेम नहीं है और घातांक का जो है महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे एक लिख देना है, एक जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब भिन्नों का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक भी मैंने बता ही दिया था ऊपर में, और महत्तम समापवर्तक बता ही दिया था। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले के लिए सोचा कि बना देती हूँ। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत इजी था।
अच्छा, बॉड मास भी रूल आपको सबको आना चाहिए, जो बॉड मास रूल होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आपको सभी को जो है आना चाहिए। बॉड मास जो है एग्जाम में आता ही आता है, सभी एग्जाम में, बैंक वैंक सब में आता है। चलिए, ये इसको क्या करना था, डिवीजन करना था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, 4 0 3 6 बचपन में जैसे करते थे वैसे कर लिया कीजिए। अगर नहीं बनता है जल्दी से तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, थोड़ा बेसिक मेथड से करने से ही फायदा रहता है। ठीक है, अब बताइए, ये दशमलव हम जब उड़ाते हैं तो जब देखेंगे कि इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ऊपर क्या होगा, 2 अंक ऊपर चला जाएगा, तो 2 अंक क्या देंगे हम, 0 0 दे देते हैं। और जब भी ऊपर वाला को आप दशमलव उड़ा रहे हैं तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 बच रहा है इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में नीचे में 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आता है ना, नहीं आता है तो याद रखिएगा, जब भी दशमलव उड़ाया जाता है तो देखा जाता है कि उसके बाद जो है कितने अंक आते हैं, तो उतने अंक जो जीरो है नीचे बिठा दिया जाएगा, ऊपर उड़ा रहे हैं तो। और अगर नीचे से उड़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, नीचे जितना अंक बच रहा है देखेंगे ये, तो ऊपर हमने क्या दिया, 2 0 दे दिया। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, कटाएंगे, तो ये 0 से 0 कटाने सबको आता होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा ये, तो 2 0 इधर से कट गए, बचा कितना, बस 10 नीचे बैठ बचा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और 4 के पहले अब दशमलव नहीं है, तो 0 0 4 जो लिखा है, तो अब इसमें क्या वैल्यू क्या होगी, 4 होगी बस। तो हम इसको क्या, 4 को ध्यान देखेंगे। अब 4 से हम कटाएंगे इसको, तो 4 एकम 4, 0 का 0 बैठ जाएगा। अब 2 अंक है जो 4 9 36 कट रहा है, लेकिन जब भी बीच में अगर किसी अंक से 2 को कटाते हैं तो एक 0 जो है पुट करना पड़ता है आपको। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक नॉलेज में ये आता है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 2 अंक को आप कटा रहे हैं, तो 4 9 36, लेकिन आपने 2 लिया इसलिए पहले एक 0 बिठा देंगे, उसके बाद आपको 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 9 36 कट गया, ये समझ आ रहा होगा। अब क्या आया आपके सामने, आपके सामने आया 1009 बाई आपका 10 आया। अब जब 10 हमने उड़ाना सीखे थे कि 2 अंक में, तो हम बिठा भी सकते हैं। तो इस 0 को हम अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि एक 0 है, तो इसमें आपका 100.9 हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये वाला, ये एक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100.9। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर बोला जाता है ना पॉइंट के बाद अंक बोलना हो, तो जैसे 10.09 बोलेंगे। ठीक है, आपका मान लीजिए कहीं पे अंक है, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, इसका आंसर तो आपने देख लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए 100.19 दिया है, तो अगर बोलने का हो इसको तो ऐसे बोलेंगे, 100.19 नहीं बोलेंगे इसको, 100 पहले बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो होता है उसको जब बोला जाता है तो 0.19 बोला जाता है, 19 नहीं बोला जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे दिया है घनमूल, तो ये घनमूल आपको क्यूब यानी कि याद रखना था। तो 2 का क्यूब जैसे होता है आपका 8, तो वैसे ही 3 का जैसे क्यूब होता है 27, तो एटलीस्ट आप 10 तक जो है क्यूब याद रखिएगा। इसी में आप देखेंगे तो 6 का क्यूब जो होता है आपका 216 होता है। तो ये तो दिख गया कि 6 का क्यूब है, और वैसे भी घनमूल बताना था। और 3 जीरो है, तो ये इसको क्या लिखेंगे, 1 जीरो लिखेंगे, क्योंकि 1000 को अगर लिखना हो तो आप 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज है, ये घनमूल होता है 3। घनमूल का मतलब समझते हैं ना ये। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 जीरो को 1 जीरो लिखेंगे, और 216 किसका है, 6 का है, और पहले पॉइंट है तो पॉइंट वैसे ही दे देंगे, तो 0.06 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक से इसलिए बता रही कि जिसको अभी नहीं आता हो, मान लीजिए 1 to 5 में एग्जाम में आ रहा है, तो बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए ये रिकॉल हो जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब दिया है औसत निकालने का। ठीक है, तो औसत वाला क्वेश्चन भी, इसको भी हम डिटेल से करेंगे। जैसे देखिए, 5 संख्याओं का औसत जो है आपका 27 दिया है, उसके बाद दे रहा है कि एक संख्या जो है हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। ठीक है, एक संख्या अगर हमने हटा दिया तो 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या के बारे में बताना है। तो एक चीज बताइए, जब हम देखते हैं जैसे कि भारत का मॉनसून पढ़ते हैं कि 125 सेंटीमीटर जो है भारत का एवरेज आपका जो है क्या है, मॉनसून 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या वो 125 सेंटीमीटर ही सब जगह होता है क्या, नहीं। एक एवरेज निकाला, जैसे जैसे 1 2 3 4, 4 आदमियों के पास जो ये पैसे हैं, तो अब इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि हाँ, एवरेज इतना तो है कि सबके पास 2.5% जो है, 2.5 रुपए जो है। तो इसलिए क्या किया जाता है, अब जब एवरेज निकाला जाता है ना, तो ये मान के चला जाता है कि सभी के पास जो है 2.5 रुपीज है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये माइंड में अगर बिठा लोगे आप कि एवरेज का मतलब हो गया, जैसे कि आपको यहाँ दिया है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है, तो आपको ये एज्यूम करके दिमाग में चलना है कि 27 27 जो है अंक सबके पास है, यानी कि 5 व्यक्ति है ना, तो इन पांचों के की वैल्यू जो है ना 27 27 है। ठीक है,
ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि एवरेज की बात हो रही हो तो जब भी दिया हो तो जैसे 5 संख्याओं का औसत 27 है तो यानी कि हमें कुछ नहीं सोचना है, ये ज़रूर सोचना है कि ये व्यक्ति हैं, इनके पास क्या है आपका 27 सबके पास अपनी एक वैल्यू है, ठीक है? अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया तो एवरेज बनाने में थोड़ा-सा आपको ईज़ी हो जाएगा। अब दे रहा है कि इस 5 लोगों के पास औसत 27 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 27 से गुना कर देंगे 5 का, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 135, ठीक है? गुना करने पे। अब देखिए क्या है, अब अगला दे रहा है कि अगर एक संख्या जो है हटा दी जाती है, यानी कि पहले 5 थे, अब क्या हो रहा है, 1 हम हटा दे रहे हैं, तो अब क्या 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हटाएँगे तो। अब 27 की जगह ये क्या कह रहा है कि 25 एवरेज हो जा रहा है। तो 27 की जगह 25 एवरेज हो रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि सबके पास जो वैल्यू है चारों के पास वो कितनी बच गई 25-25 बच गई, यानी कि जब हमको पता ही है ना कि हटा दी गई चाहे जो भी हो, हमें इतना ज़रूर पता है कि अब 4 बचे हैं और 25 अगर एवरेज है, तो सबके पास जो है 25-25 जो है वैल्यू वो रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 4 हो जाएगा। अब ये नई वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी गुना करने पे 100 आ जाएगी। तो जब 100 आएगी तो पहले कितना था ये 135 था, अब कितना हो गया 100 हो गया। और हटाए कितना थे, सिर्फ एक संख्या को हटाए थे। तो यानी वो संख्या जो है वो कौन सा हो सकता है, यानी कि 135 से जब हम 100 हो गए यानी कि कौन घटा है 35 घटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। एक तो ये विधि है और दूसरी विधि एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि 5 लोगों के पास 27-27 था, तो एक जो हटता है तो वो सब 25 हो जाता है। साथ में उसने सबने जो दिया है कम से कम 2-2 तो दिया ही है ना, तो 25 और 10 भी ऐड करेंगे, पाँचों का जो 2-2 दिए हैं यानी कि, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इससे भी अगर जस्ट निकालना हो आंसर तो इससे भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए वो ट्रेडिशनल मेथड जो है हमने दे दिया है। और अगर औसत का आपको वो निकालना हो, फॉर्मूला याद करना हो, तो याद रखिएगा औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। जैसे 1 2 3 4 का जो है आपको कह दे कि औसत निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो हम बीच वाला क्या करेंगे ले लेंगे 2 प्लस 3 बटा 2 कर देंगे, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। और नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड जो है आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि आपका दिया था 1 2 3 और 4 दिया था, तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 और 4 10 हो गया, 10/5। यानी कि नंबर ऑफ संख्या जो जितने होते हैं, जैसे कि सॉरी 5 नहीं 4 होगा। जैसे कि जितने भी नंबर ऑफ संख्या होते हैं ना वो नीचे हो जाते हैं, और जितने भी वो अंक दिए होते हैं उसके योग जो है आपके ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2, वही बात आया 2.5 आएगा आपको। 5 को 2 भागों में 2.5 हो जाता है। तो ये चीजें जो है आप याद रखिएगा कि औसत बराबर जो होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। जितने पद दिए हैं उतना उस सबको जोड़ दीजिएगा, और जितने पद होंगे जैसे 1 2 3 4 था तो 4 थे, तो ऐसे उसको ऐड कर दीजिएगा, तो इससे आपको एवरेज बन जाएगा। अब क्या करना है ना, थोड़ा सा आपको उस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे फॉर्मूले लगाने हैं वो देख लेना है। जैसे किसी भी समूह के आने जाने की बात हो, जैसे देखिए ये वाला, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने जाने से समूह का औसत वही रहे, तो उस व्यक्ति की उम्र वजन ऊंचाई इत्यादि वही होता है जो उस समूह का औसत होता है। अब क्या हुआ चेंज हमने जैसे किया देखा 25 हो गया था, लेकिन वही कहता है कि हमारा जो एक व्यक्ति है वो चला गया फिर भी एवरेज जो है 27 ही है, तो सबकी वैल्यू 27 ही रह गई, यही चीज वो कहना चाह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से समूह का औसत जो है बढ़ जाए, तो उस व्यक्ति की उम्र का औसत से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी औसत बढ़ेगा, तो जैसे मैंने वहां पे 2 2 कहा था कि लेके चला गया तो 25 घट गया, तो वो लेके आया होगा तो वही चीजें आगे करेंगे, ठीक है। अब कहे कि किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से औसत घट जाए, तो उस व्यक्ति की उम्र औसत से क्या होगी कम होगी, ठीक है। जब हमारा औसत जो है बढ़ जा रहा है, मान लीजिए सबके पास 2-2 रोटियां थी, और 2-2 रोटी 3 लोगों के पास था, कोई एक व्यक्ति आता है अचानक से इन सब में जो है 3, इनका एवरेज जो होता है 3 हो जाता है। तो एक तो 3 ये खुद था ही, और एक-एक इन सबको दिया तभी तो इनकी एवरेज जो है बढ़ गई ना 3। तो ये क्या है इनकी एवरेज से ये अधिक है, जो कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए सबके पास 2-2 रोटियां थी पहले से, एवरेज सबके पास 2-2 रोटियां थी, लेकिन एक व्यक्ति आता है जिससे औसत फिर क्या होता है घट के 1 हो जाता है। यानी कि ये जो एक व्यक्ति आया है इसकी औसत तो 1 थी, और इसने क्या किया सबसे एक-एक ले भी लिया, मतलब ये कम भी कर दिया, तो इसका मतलब औसत 2 से नहीं, थोड़ा-सा अंक ज़्यादा लीजिएगा तब समझ आएगा। तो ये क्या हो जाए, यानी कि ये औसत से क्या है कम है, तभी तो इसने कम कर दिया, यानी कि सबको देना पड़ा है अंक में।
औसत घटने का मतलब है कि उनने दिया, दान किया। तो ये चीजें आपको जो है इसमें बता रहा था। अगला है, किसी समूह से एक व्यक्ति के जाने से औसत घट जाए तो उस व्यक्ति की उम्र से अधिक होगी। ये भी हो गया समझ में। जैसे कि 35 गया था तो 27 से 35 उसका था, मतलब घटा था, तो क्या हुआ था, 35 निकला था, जबकि सबका एवरेज क्या था, 27 था। तो ये चीज आपको बता रहा है क्वेश्चन वाला। अगला है, किसी समूह से एक व्यक्ति के जाने से औसत बढ़ जाए तो उस व्यक्ति की उम्र जो है औसत से कम होगी। जानते हैं ये क्या होता है? ये वाला अगर लाइन आप याद रख लोगे ना तो इससे क्या होगा, या बेसिक समझ जाओगे, तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दिया हो और कम और संख्या ज्यादा में, तो वहां से फटाक से थोड़ा सा आंसर निकालने में फायदा होगा। ये सब चीजें जो बैंकिंग में बहुत फायदा करती हैं। जैसे है, किसी समूह से n व्यक्ति के जाने के बाद उतने ही व्यक्ति आने पर औसत बढ़ जाए तो आने वाले व्यक्तियों की उम्र का योग जाने वालों से क्या होगा, अधिक होगा। वही चीज कह रहा है। और घट जाए तो क्या होगा, कम होगा। अब इसके लिए आपको एक ट्रिक रखना है। जब भी इस टाइप की बात की जा रही हो, ये पूरे स्टेटमेंट दिए हैं, इस टाइप की बात की जा रही हो, तो अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है m इंटू एन प्लस ए प्लस एन इंटू के। अब ये m और n क्या है ये भी देख लेते हैं। तो किसी समूह में a व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन, ये सब देता है क्वेश्चन में, तो m हो, और उसमें n व्यक्तियों के आने से क्या होगा, औसत k बढ़ जाए, तो ये जो k है वो बढ़ जाने वाला मात्रा होगा। तो व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी, जब तब सभी व्यक्तियों की कुल आयु क्या थी, या कुल वजन क्या था, या कुल औसत उम्र क्या था, जो भी पूछ दे आपसे, तो यही वाला फॉर्मूला जो है आप लगा दीजिएगा। तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आप इसी तरह बिठा देना। इसमें क्या है, बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए ये भी ध्यान रखिएगा, और घट जाएगा तो माइनस कर देते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये आपका बढ़ जाए। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष थी, ठीक है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दिया गया या लिया जाए तो औसत वर्ष जो है 13 हो जाता है। यानी कि अब सबको ये क्या है, ये ज्यादा है, अब सबको देंगे तभी तो 13 सबकी औसत आयु होगी ना। उस शिक्षक की उम्र क्या है, तो सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूले में बिठा दिया। आपका कितना बढ़ा है, 12 पहले औसत था, अब 13 हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक बढ़ा है, यानी कि अंतर जो है आपका के, जो व्यक्तियों में औसत बढ़े हैं वो एक ज्यादा बढ़े हैं, तो के की जगह पे हमने 1 ले लिया। और फॉर्मूला में मतलब सिर्फ अगर ऊपर वाला आप देख रहे होंगे ये, तो इसी के तौर पे आप क्या करना है, बिठा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 33 वर्ष जो है, जो अगला व्यक्ति है वो कितने साल का था, 33 वर्ष का था। अगर आप इससे भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे इसने कहा कि ये लोग पहले 20 वर्ष, जो 20 छात्र थे ये पहले क्या थे, 12 वर्ष इनकी एवरेज जो आई थी। यानी कि सबके पास कितनी थी, 20 आदमी के पास 12 12 जो है आपकी वैल्यू थी। ठीक है, अभी आयु मत समझिए, वैल्यू समझ लीजिए कि 12 12 वैल्यू थी। एक व्यक्ति जो है आ जाता है तो उसके वजह से औसत क्या हो जाती है, 13 हो जाती है। तो वो खुद का तो उसकी वैल्यू 13 है ही, प्लस क्या किया उसने, 20 को जो है 12 12 मतलब 12 थे, ये क्या हो गए अब 13 हो गए ये भी। तो इसने कितने अंक दिए, सबको क्या है, एक एक अंक दिया इसने, है ना। तो आप अगर देखोगे कि 20 आदमी को अगर हम एक एक वैल्यू देते हैं तो कितनी वैल्यू देंगे, 20 वैल्यू देंगे ना। तो 20, और वो एक व्यक्ति तो खुद आया ही था जिसकी खुद की थी ही, तो 13। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 33। तो अगला जो व्यक्ति आया है उसकी उम्र क्या है, 33। चलिए, और अगर घटने की बात हो उसी टाइप में, तो मैंने कहा था ना कि माइनस कर देना, आप यहाँ पे बस फॉर्मूला में क्या करना है, माइनस कर देना है, बाकी चीजें सेम ही हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि इसका क्या करना है, वही मीन वैल्यू माध्यक निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है। तो अब क्या कीजिए, जब ऐसा संख्या आए कि छिटपुट कहीं भी लिखा हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी मन हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से किसी में से एक में से लिख लीजिए। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 29, फिर आप लिखोगे तो इसके बाद आ जाएगा सबसे उसके 33, फिर इसके बाद आएगा आपको 34, फिर आएगा 41, फिर आएगा आपको 47, और फिर आएगा 69। ठीक है, ये आता है। अब अंकों को गिनिए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सम संख्या यानी कि बीच का जो 2 होगा उसको हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए लेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होता है। तो इन दोनों को जो है ऐड करके बटा 2 कर देंगे। ठीक है। और नहीं तो अगर 5 संख्याएं दी होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो ये कितने अंक हैं आपके, पद है, 1 2 3 4 5 पद है। तो बीच वाला क्या कीजिए, ले लीजिए उसको 3/2 कर दीजिए। ये आपका जो है आंसर हो जाता है आपका, है ना। 3/2 नहीं करेंगे इसको, इसका माध्य कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्यों, अब इसका माध्य पूछे क्या हो जाएगा, 3। अगर ऑड नंबर रहे ना तो उसका जो बीच वाला जो होता है वही क्या हो जाता है, आपका माध्य हो जाता है। जैसे इसमें इसको ऐड करके
ट्रेडिशनल वे से भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15 बटा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पद थे तो 5 हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 तिहाई 15, तो इसका माध्य क्या आ गया, 3 आ गया। और ऐसे भी अगर आप चाहते तो 3 ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेते, और अगर वही एक और ऐड कर दिया जाता 6, तो 2 निकाल रहे हैं ना आप अंक को, तो 2 निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 3 प्लस 4 बटा 2 कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये माध्य निकल जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से फायदा यही हो जाता है। अब जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था तो 34 और आपका 41 जो है आपका बीच में आ रहा था, तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, वही जो होगा आंसर हो जाएगा आपका 75 बटा 2 आएगा ये, क्योंकि 4 1 5 और 3 4 3 7, यानी 75 बटा 2, और 75 का आधा कितना होता है, 37.5। ठीक है, अगला है तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उन एलसीएम होना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। सह अभाज्य तो सबको पता ही होगा, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, सहभाज्य का मतलब होता है वही, इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें देखिए जब भी को प्राइम उसी को कहेंगे, जैसे कि आपका उसका सिर्फ एक, और जैसे 7 का हमने लिया था तो उसका क्या गुणनफल था, एक खुद और एक जो है सब में कॉमन होता है, वही जो है को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि गुणनफल जो है 117 है और उनका एलसीएम जो है क्या होना चाहिए। तो एलसीएम सिंपल सी बात से 117 का जो है निकालेंगे आप, तो 13 9वां, ठीक है, आपको पता ही है 13 9वां 117 होता है, 13 9 हो जाएगा, और आप उसको गुना करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगा, 117। इसको 117 या 1 होना चाहिए। आपका दो सहभाज्यों का गुणनफल इतना है तो उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, आपका इसका होना चाहिए आंसर जो है आपका, इसका एलसीएम क्या हो गया 117। क्यों, क्योंकि तेरह, जब एलसीएम निकालते हैं तो 117 का निकालेंगे तो पहले एक से दो सबसे छोटा अंक देखते हैं, तो 2 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, आप देखोगे ये डायरेक्ट जो है 9 से कटेगा, कितने मरते में, 13 मरते में। अब 13 जो है कितने मरते में कटेगा, 13 ही से कटेगा ये, तो एक हो जाएगा, तो 9 13 9 117 होता है, तो इसका 17 हो जाएगा। वहीं आपको एचसीएफ पूछे इसका तो क्या हो जाएगा, इसका जो है महत्तम समापवर्तक आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम दिया है, ठीक है ना, तो एलसीएम निकालना था, इसका कितना हो जाएगा 117। अब एचसीएफ आपको सबको पता ही है निकालना, अभी मैंने ऊपर सिखाई दिया है। 117 का एचसीएफ क्या होगा, 1। चलिए अगला प्रश्न दिया है, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये मतलब आपको क्या करना होता है, पुट कर देना होता है, और जैसे भी सॉल्व दिया है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देना होता है। जैसे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x दिया है, ठीक है, बराबर क्या है 4 है, तो इनका जो है नीचे वाले को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, जब देखते हैं इसको लेंगे तो यहाँ इसके में 3 था तो इसको छोड़ देते हैं, और ये 2x से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस, अब नीचे यहाँ पे 2 था तो इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को लेंगे तो 3, और x गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद इसमें भी देखा जाता है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या था, x था तो इसको छोड़ देंगे, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और बराबर कितना है 4, तो ये पूरा जोड़ेंगे आप, 3 2 5, और ये हो जाएगा आपको 5x प्लस 6 बटा 6x बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, उसके बाद इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, कहाँ तक आए थे अपन, 5x प्लस 6 बराबर आपका कितना आया था, आपका नीचे आया था कितना 6x, ठीक है, और ये आया था 4। अब अगर इधर भेजेंगे आप 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाता है तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और जब इधर 5x जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24x से, तो कितना बचेगा आपको 19x बचेगा, यानी कि 6 बराबर 19x, और तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 6/19 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 6/9। तो ये तो पुट करना होता है, बस इस बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक छात्र ने अंक में गलती करके 13 के बजाय 63 के बजाय क्या है इसने 83 दर्ज कर दिया, तो दिए गए, तो इस कारण से कक्षा के औसत जो है आधे से बढ़ गए। अब ध्यान रखिएगा कितने से बढ़ रहा है, औसत हमने समझा ही दिया, कितने से बढ़ रहा है, आधे से बढ़ रहा है। उसके बाद आपको बोल रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, तो इसका तो फिलहाल देखिए ऐसे सॉल्व करने के लिए जो है ना इजी वे में अगर आप चाहे सॉल्व करना, जब अंकों का है ना तो सेम चीज आपको ध्यान रखना है कि औसत और योग बटा कुल संख्या होता है। अंकों में अंतर कितना था 20 था, तो अंकों में परिवर्तन बराबर क्या होगा, अंकों में परिवर्तन बटा छात्रों की कुल संख्या। तो आप जब देखेंगे तो अंकों में कितना अंतर आ गया था 1/2, सॉरी कितना था 20 है,
ठीक है ना। तो अंकों में जो औसत में परिवर्तन कितना है, आधा, तो आधा हो गया, और अंकों में परिवर्तन 20, और बटा क्या हो जाएगा, आपको छात्रों की कुल संख्या निकालनी ही थी तो हम उसको x मान लेंगे, और इसको सॉल्व करने सबको आता ही होगा, जब ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 40। ठीक है, और नहीं तो उस औसत जो विधि मैंने पीछे बताया उससे भी आप निकाल सकते हैं। अब ये जो है एवरेज की जो है कुछ फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए। जैसे दिया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन संख्याओं के योगफल के को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला आप बार बार देख रहे हैं ऐसे ही निकालते हैं। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। ठीक है, जितना संख्या हो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे सभी संख्याओं का योग निकालना हो तो इसको जब फॉर्मूला से भेजने सबको आता ही होगा, तो इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, औसत गुना संख्याओं का संख्या। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इस टाइप के फॉर्मूले है ना, आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। जैसे लगातार n की प्राकृत संख्याओं का अगर आपको औसत बोल रहा है निकालने का, तो क्या हो जाएगा n+1/2। अगर वही चीज आपको बोल रहा है लगातार n की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये क्या बोल रहा था, औसत निकालना था, और योग पूछ रहा हो, तो n×n+1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ना, आपको एक लिस्ट जो दिया है मैंने, ये आप एक बार पॉज करके वीडियो को जरूर याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो, तो n+1 × 2n+1 हो जाएगा बटा 6 कर देंगे। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं वर्गों का योग निकालना हो, ये औसत निकालना था और ये योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा n×n+2n+1/6। यहाँ पे क्या है दिख रहा है ना, तो ये सब ये जो फॉर्मूले है ना, बस वही थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ भी एन लग गया, यहाँ भी जब योग निकाल रहे हैं तो लग गया, तो थोड़ा सा चेंजिंग फार्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को है ना बिल्कुल अच्छे से एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये था क्वेश्चन था इसमें, तो उन फॉर्मूलों को आप जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ पे दिया है 5 का पावर क्या है, x+3 है, बराबर दिया है आपका 25 का पावर कितना दिया है, 3x-4। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, तो बेस पे ध्यान दीजिएगा, बेस को देखिएगा। तो अगर ये 5 दिया है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसको 5 को हम चाहे 25 को हम लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5 स्क्वायर लिख देंगे। तो जब आप इसको 5 स्क्वायर लिखोगे ना, इसको तो 5 स्क्वायर लिखोगे तो ये 2 क्या होगा, 3x-4 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x आपका माइनस 4×2=8। ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर क्या था, 5 का पावर x+3 था, तो ये हो जाएगा x+3। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो 11/15 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेस को बाद में क्या करते हैं, जब बराबर कर देते हैं तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बस उसके पावर पे काम किया जाता है। हाँ, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, जब भी इस तरह से दिया हो, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए को जो है 5 ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है कितना है, 5:4 है। उसके बाद बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 9:10 है, यानी कि 9:10 है, ये है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का रेशियो दिया हो और पूछ रहा हो कि सी का कितना मिले, बी का कितना मिला, डी का कितना मिला, ऐसा पूछे, तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें भी बी कॉमन है और इसमें भी बी कॉमन है ना। तो क्या करना है आपको, ऐसे लिखा है ना ए बी बी सी, तो आपको इसमें n की जो है आकृति बना देनी है ऐसे, और क्या करना है, गुना कर देना है। तो जब आप इसमें n की आकृति बनाओगे तो गुना करोगे, तो अब बताओ क्या आएगा इसमें, 5×9 45 रेशियो, 4×9 36, और ये 10 से 40 करोगे तो 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। तो ये ए की रेशियो हो गई, ये बी की रेशियो हो गई, और ये सी की रेशियो हो गई। जब ऐसा रेशियो निकल जाता है तो क्या करते हैं अपन, जैसे 1210 दिया है तो अब तीनों को कितने भाग में बांटना था आपको, क्या क्या आया था अभी रेशियो में, आपका आया था 4×9 36, यहीं पे कर लेते हैं ना, लिख के रख लेते हैं, 5 4 9 10। ठीक है, तो 5×9 45 था, 4×9 36 था, आपका ये कितना था, 4×10 40। ठीक है, तो जब इन तीनों को जोड़ लीजिए पहले तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 40 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120, और एक बचा तो 121। तो 121 नीचे लिख दीजिए, और जो भी अंक दिया है कुल उसको लिख लीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 1210। अब किसका पूछा है, सी का पूछा है, तो सी का जो रेशियो है क्या है, 40 है। ठीक है, तो अब इसको कटाएंगे तो 121 से 121 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 400, यानी कि सी की वैल्यू जो है 400 है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कॉमन होना, जैसे कि ए
बी और बी सी का रेशियो दिया हो तो जब भी ऐसे कॉमन दिखे तो आप एन की आकृति जो है बना देना और गुना कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर देख लिया आपने। अब ये दिया है 5 वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 100 रुपए हैं, ठीक है, आपने लगाए। अब 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं आप किसी को, तो इसका 40% बढ़ोतरी होने में 140 करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तभी तो 40%, 100 का 40, 40% कितना होता है, 40 होता है। तो यानी कि 40% बढ़ोतरी करने के लिए आपको 5 वर्ष दे, 5% से दे रहे हैं, तो 40 बढ़ाना है, 40% हुआ ना, तो 5% से दे रहे हैं, तो यानी हर साल जो है 5% बढ़ रहा है, और हमको चाहिए कितना, 40%, तो यानी कि 40 बटा क्या हो जाएगा, 5। कितने साल में ये बटेगा, 8 साल में। 5 5 8 बार करेंगे ना आप, तो 5 बटे 40, तो वैसे कर लीजिए या 40/5 कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उस टाइप में जो है क्वेश्चंस जो आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल लिया है। मूलधन किसे कहते हैं, यह वह धन होता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लेता है। मूलधन वो होता है, ठीक है। हम लोग मूलधन किसको कहते हैं, जो मेन अमाउंट होता है, ठीक है। समय क्या होगा, जितने समय के लिए आप लेंगे। दर क्या होगा, जिस दर पे आपने उससे कर्जे लिए, जैसे 5% दर उस क्वेश्चन में था। इंटरेस्ट क्या होगा, जो ब्याज देंगे आप। और मिश्रधन क्या होगा, इंटरेस्ट और जो आपका अमाउंट था वो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। चलिए, अब इस टाइप के जब फॉर्मूले आए ना, तो याद ही आपको तो सबको पता होगा कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, बराबर पी आर टी बटा 100 होता है, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को देखिए कैसे कैसे तोड़ दिया गया है। जब आपको ए निकालना हो, मिश्रधन निकालनी हो, तो ऐसे निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालना हो सिर्फ, तो पी आर टी बटा 100 हो जाएगा। आपका पी निकालना हो तो आई इंटू 100 बटा आर इंटू टी। तो इस ये जो फॉर्मूले मुझे मेरा देने का मतलब ये था कि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। उसी टाइप में ये देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सबको निकालने आता ही होगा मेरे ख्याल से, तो ये तो ऐसे ही है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग रोक के, ठीक है। चलिए, और ट्रिक में जैसे कि देखिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला जो है n-1 गुना 100 बटा टी कर देते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन कि कोई राशि 10 वर्षों में क्या हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, आर निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 100 बटा टी होता है, तो 3-1 इंटू 100 बटा 10 हो जाएगा। पुट कर देंगे वही चीजें, ठीक है। क्यों, इसमें क्योंकि दिया था क्या, 3 गुनी हो जाती, यानी कि कितनी गुनी हुई, 3 गुनी। एन गुनी की जगह पे, एन की जगह पे हम क्या बिठाएंगे, 3। तो 3-1 बटा इंटू 100/10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। अगर उससे भी नहीं ध्यान याद आ रहा हो कि नहीं कैसे करना है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 10 वर्ष दिया है और क्या कह रहा है, 3 गुनी होने को कह रहा है, तो हमने 100 रुपए मान लीजिए हमारा बेसिक पे ही हुआ, मैंने जो रखा था वो मेरे ही हुए। अब इसको 3 गुनी करना है तो 300 हो जाएगा, तो 100 तो मेरा था ही, यानी कि 200 ही ना इसमें बड़ा है जो 3 गुनी हो गया। तो हम क्या करेंगे, 200/10 कर देंगे डायरेक्ट, तो वहां पे भी आपको आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। जब भी 3 गुनी की बात हो रही है तो समझिए 200 बढ़ा है, 4 4 गुनी की बात हो रही है तो 300 बढ़ा है। ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस और भी यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं, आप रोक के वीडियो को जो है एक बार जरूर देखिएगा, जूम भी कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये दूसरा ट्रिक है एक, उसका भी याद रखिएगा। कोई राशि ब्याज पर r% की दर से n गुनी हो जाती है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, n-1 इंटू 100 बटा आर लगा देना है, क्योंकि जब वहां पे टाइम दिया था तो हमने t लगाया था, अब r दिया है तो r लगा देंगे हम, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि दिया है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ये क्या पूछ रहा है, 2 गुनी, यानी कि 100 रुपए बढ़े होंगे हमारे, तो हम 100 ध्यान में रख लेंगे उस वाले फॉर्म से, मतलब बेसिक वे से। और क्या कितने समय पे दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है, 5, तो यानी कि 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20, 20 × 5 = 100 होता है ना, तो 20 वर्ष में यानी कि टाइम हो गया। तो ये चीज हमेशा रखना याद कि 2 गुनी पूछ रहा है, तो हाँ 200 100 बढ़ा होगा, 100 तो मेरा था ही, 2 गुनी हुआ तो यानी 100 रुपए और बढ़े हैं मेरे। और नहीं तो आप यहाँ पे ये माइनस करके लिखिएगा, 2-1 इंटू 100 फॉर्मूला पे बिठा लीजिएगा, जो ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर टाइम है तो देख लीजिए। जैसे देखिए, कोई राशि t1 वर्षों में n1 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में n2 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिखे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n-1 इंटू 1 n1, मतलब n1-1 बटा t1, और n2-1 बटा t2। n2 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी t2 लेंगे, यहाँ भी n1 तो t1 यहाँ लेंगे, बस -1 -1, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है।
अब देखिए यहाँ पे दिया है, उपरोक्त कथन में समय के बदले अगर दर हो तो, जैसे कि वो कथन क्या है यहाँ पे दिया है आपको, कितने वर्षों में, अगर वहीं पे बोल दे कितने दर पर, तो दर चेंज कर दे, यहाँ पे जहां भी वर्ष लिखा है वहां पे दर कर दे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, T1 की जगह बस R1 लगा देंगे, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा रहे थे। जो दिया हो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हुई है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा 200 रुपये बढ़े होंगे, यानी 100 रुपये थे तो वो 200 और बढ़ जाएगा, तो 3 गुनी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है 5 वर्षों में जो है 3 गुनी हो गई, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुनी हुई है तो 3 - 1 यानी कि 2/5 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 5 गुनी बोल रहा है यानी कि 4/T2 हो जाएगा। तो बिठा देंगे आप, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 10 वर्ष। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट अगर करना हो तो वैसे भी यहाँ पे 3 - 1 तो 2 डायरेक्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे 5 - 1 है तो आप दिमाग में 4 ऑलरेडी कर लोगे, तो इससे थोड़ा सा आसानी होता है जल्दी क्वेश्चंस करने में। अब वही चीज अगर समय की जगह दर दिया है तो सिंपल दर चेंज कर देना है वहाँ पे। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n - 1/r, जो R1 हो जाएगा, और वो R2 पूछा ही है तो R2 को ही लिख देंगे, मतलब जैसा दिया है मान लेंगे कि R जो 2 गुनी 7 गुनी जो दर कर रहा है वो R2 है, ऐसे। तो ये फॉर्मूले पे बिठा के आप आंसर ला सकते हो। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए ना तो आप लोग कर लेना। अब मान लो उसी टाइप में क्वेश्चन में अगर साधारण प्रॉफिट एंड लॉस में दे दे, तो ये साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज T1 वर्षों में A1 हो जाती है तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर A1 माइनस होता है, और ये देखिए मझला कोष्ठ दिया हुआ है, इनटू, अब इसके अंदर में क्या है A2 माइनस A1। ठीक है, फिर बटा T2 माइनस T1 इंटू T1 लेना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ A1 और यहाँ T1 लिखना है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो भी मूलधन है A2 और माइनस A1 ले लेंगे, और T2 माइनस T1 ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे देख के याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि कोई राशि जो है 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में जो है 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा, तो वही बिठा देना है आपको। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये क्या हो गया आपका A1 हो गया, और ये फिर T2 और माइनस T1 हो गया, और ये आपका T1 हो गया। बिठा देंगे फॉर्मूले पे तो कितना आ जाएगा 200 रुपया। ठीक है, सेम चीज है, अगर दिया हो यहाँ पे 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर क्या होता है 900 रुपए तथा 4 वर्षों में जो है 1200 रुपए हो जाती हैं, तो वह धन क्या होगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला पे आपको बिठा देना है, आंसर आ जाएगा आपका 600 रुपए। अब ये अगला दिया है क्या, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है। ठीक है, उसके बाद उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ये, या पहले तो ये याद रहना चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं घनमूल के, तो चलिए वो पहले मैं बता देती हूँ। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A³ ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो वो होता है 6a²। ठीक है, तो उसमें रेशियो किसका दिया था, घन के आयतन का दिया है ना, देख लेते हैं किसका दिया है। घन के आयतन का रेशियो दिया है, यानी कि आपका ये हो गया A³ और ये हो गया आपका A³ मतलब A2 मान लेंगे, क्योंकि 2 का दिया है तो एक A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। और ये कितना रेशियो दिया है 8:27 दिया है। ठीक है ना, देखिए फॉर्मूला यही था ना A³। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, तो ये क्यूब में है तो 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, और जब आपको बिठाना हो क्या बताना था उसके सतह का क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a² और रेशियो 6a² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ही है ना वो जो फॉर्मूला था, हाँ 6a²। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम बिठाएंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, और यही आपका 3 का स्क्वायर, क्योंकि 6 तो कट ही जाएगा ना, जब 6a1² बटा 6a2² लिखोगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो A1² A2² बच जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A1 और A2 बराबर हमारी वैल्यू आई थी, A1 बराबर 2 और A3 बराबर क्या आई थी 3। तो क्या हो जाएगा ये 4 और रेशियो 9 आ जाएगा, यानी कि 4/9। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये। तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला दिया था क्या A³। तो अगर 2 दिए रहते हैं तो ये A³ की वैल्यू हो गई, A1 की वैल्यू, और ये A2³ की वैल्यू हो गई। जब इसको तो इसको लिख सकते हैं ना जब क्यूब में है, अगर 2 का क्यूब है यहाँ पे 3 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ना। तो A की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, मतलब वही हिंदी में होता है उसका।
तो वही चीज था। अब अगला दिया है, ये क्या करना था, बस वैल्यू जो है आपको पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, ये क्या दिया है, x की वैल्यू 3 दिया है और y की वैल्यू -2 दिया है। तो x की जगह पे यहाँ पुट कर दीजिएगा, y की जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो p का मान क्या होगा, बस बैठा के आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देने, मतलब जहां जहां वैल्यू दिया है ना वो पुट कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट मैंने पुट करके ही दे दिया, इसलिए क्योंकि टाइम आप लोगों का कम जाए। तो x बराबर 3 और ये दिया हुआ है आपके पास, फॉर्मूला ये था, तो 4px माइनस 3y बराबर 12x बराबर 3। तो y बराबर क्या दिया है, -2, रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सेम चीज जो इक्वेशन है उसमें बिठा देंगे। तो फिर आगे जो होगा 12p प्लस क्या हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे इसको, मतलब p की वैल्यू जो है 4 3 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 12p हो गया प्लस 6 हो जाएगा बराबर कितना आया 12। तो ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो p बराबर जो है 1/2 हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन वही पूछा था है ना, p की वैल्यू। तो इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से बिठा कर कैसे पुट करते हैं। पुट करने मेरे ख्याल से सबको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो फिर मैं कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगी। चलिए, ये इक्वेशन इस टाइप का दिया हो ना, जैसे कि y² - 7y + 12, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया हो तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस पे। तो इसको ऐसे भाग में तोड़िएगा कि जोड़ने या घटाने पे जो है बीच वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, तो इसको अगर 4 3 12 करते हैं तो गुना करने पे आपका 4 3 12 आ जाएगा, और अगर जोड़ और घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उसी चीज को जो है बिठाया जाता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे क्या करेंगे, उसको तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, तोड़ा है मैंने, ऐसे देखिए, जैसे कि 3 और 4 जो है आपका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे लीजिए, देखिए -3y -4y, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो 3y + 4y होगा। ठीक है ना, तो ये 7y हुआ। तो वही चीज है बीच में, यहाँ पे इसको हमेशा चाहे तो तोड़ के लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आपको सेम क्या करना है, अब इसमें से y कॉमन ले लेना है। जैसे इसमें से y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, y² था तो एक y बाहर आ गया, तो एक y अंदर रह जाएगा, y -3 और -4। और फिर इसमें से जो है y कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बचेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 4 3 12। ठीक है, और माइनस हमने बाहर लिया था इसलिए ये माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये वाली फंडा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, y -3 इंटू y -4। और ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में नहीं दिया था, कोई भी आंसर नहीं था, तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, ये बहुलक ज्ञात करना था, तो बहुलक वही होता है इसका क्वेश्चन, तो ये तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। बहुलक ये होता है जो सबसे ज्यादा बहु, मतलब बार बार जो आया हो ना, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हो, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देख लेंगे हम, दो कितने बार आया है, काउंट कर लीजिएगा इसमें कि दो कितने बार आया है, तो एक बार। तो इसमें सबसे ज्यादा बार देखिए ये 9, 9 और यहाँ 9, कितने बार आया है, 9 जो है आपका 3 बार आया है। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखोगे इसमें सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, एक दिख रहा है। अगर एक को देखोगे तो ये कितने बार आया है, ये भी जो है आपका 3 बार आया है। ठीक है, तो यही पे है जो आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टाई अप कर रहा है, यानी कि दो वैल्यू जो है 3 3 आ रहे हैं, बाकी सब जो है कम कम दिए हुए हैं, मतलब गिन लेना है बस और कुछ नहीं। तो 1 और 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से क्या हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक भी 3 बार है और आपका 9 भी जो है 3 बार है। ठीक है, जिसकी संख्या सबसे, अगर मान लीजिए 9 4 बार होता तो हमारा आंसर हो जाता 9। बहुलक का मतलब यही होता है, काउंट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा मात्रा में दिया हो वही होता है। अगला प्रश्न जो है साइंस से शुरू हो रहा था, जैसे कि दिया है, निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है। तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा था, विद्युत परिपथ जो है उसकी मापन किससे की जाती है, तो एमीटर से की जाती है। और इसीलिए ये चैप्टर मैंने पूरी साइंस की जो है आपकी प्रीवियस वीडियो में डाल दी है, कि जो भी मापक यंत्र हैं उनके बारे में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, किसी भी मापक का आता है अगर तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, वही चीज है, मापन एक एमीटर है जिसके माध्यम से बहने वाली धारा मापन के लिए परिपथ घटक के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब यहाँ याद रखना है कि इसमें श्रेणी में जोड़ा जाता है। यह सटीक मापन की अनुमति देता है कि परिपथ कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मापन जो है वो देता है। इस टाइप के देखिए, अगर डिटेल में अगर आप लोग क्वेश्चंस चाहते हैं कि बीपीएससी 3.0 में जो क्वेश्चंस आए थे इस टाइप में, तो अगर आप लोग यहीं पे हम आगे थोड़ा सा ये पढ़ के उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को इस टाइप के वीडियो चाहिए होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं शून्य प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श रूप से एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जो एमीटर के जुड़ने से परिपथ की मूल धारा में होने वाले किसी भी परिवर्तन को कम करता है।
प्रत्यक्ष धारा मापन क्या होता है? एमीटर के डिजाइन के आधार पर एमीटर प्रत्यक्ष धारा डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी दोनों को माप सकता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष धारा मापन जो है डीसी और एसी दोनों को जो है माप सकता है। ठीक है। सुरक्षा के तौर पे लगाया जाता है कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे संभावित क्षति से बचने के लिए मापक की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए परिपथ में एमीटर की उचित हैंडलिंग और सही स्थापन जो है आवश्यक होता है। एमीटर के प्रकार क्या होते हैं? तो ये एनालॉग और डिजिटल मॉडल सहित होता है। कई प्रकार के एमीटर होते हैं, लेकिन मेन जो है आप याद रखिएगा एनालॉग एमीटर और डिजिटल एमीटर। ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन भी साइंस के शुरू हो रहे हैं, तो मैं सोच रही साइंस का जो वीडियो है एक अकेला कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह डिटेल में वीडियो चाहते होंगे तो आप लोग लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी इसी तरह के वीडियो में, इसी तो कंटिन्यू भी करेंगे हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आप चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। तब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।